हेलो ऑल। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स कहने को बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसके बेसिक्स कुछ होते हैं। ठीक है, कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं वो फिक्स होता है। इसका दायरा फिक्स करता है पहले हम। थर्मोडायनेमिक्स यूजुअली बहुत बड़ा साइंस है, इसमें स्पेशली इंजीनियरिंग में अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे जाके लोग रिसर्च करते हैं, इवन थर्मोडायनेमिक्स के सिर्फ एक सेक्शन पे भी लोग पीएचडी करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग यूनिवर्स। ओके, बट उसका स्टार्ट हर किसी के लिए बहुत छोटा होता है। ठीक है, हर एक इंजीनियर के लिए, हर एक फिजिसिस्ट के लिए इसका स्टार्ट काफ़ी छोटा सा होता है। कुछ अजम्पशंस होते हैं, हम एक बाउंड्री बनाते हैं कि हाँ, हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले उन बेसिक्स के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कि वाई आर वी गोइंग टू नीड दिस सेपरेट चैप्टर। ठीक है, तो अभी तक मैकेनिक्स पे जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, जो मैकेनिक्स में हमने पढ़ाई की थी अभी तक, यूजुअली वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की थी। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये रिजिड रिजिड भी आप इसको कह सकते हो, रिजिड मास सिस्टम्स थे जब उसमें हम लोग पढ़ रहे थे तो। ठीक है, पहली चीज़ जो पहले से हम लोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो एनर्जीज थी वो डोमिनेंटली कौन कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे कॉमन एनर्जीज यही दोनों थी। ठीक है, बल्क में एक मास का पूरा मोशन जो है किस स्पीड से हो रहा है। ठीक है, इस पूरे सब्सटेंस का, इसका एक पार्टिकल का बात नहीं करते थे, इस पूरे एक सिस्टम की बात करते थे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी थर्मोडायनेमिक्स में। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करो आप, एक प्रेशर कुकर है हमारे पास। ठीक है, ये उसकी सीटी है ऊपर का, सेफ्टी वाल्व जो होता है। ठीक है, ये कुकर का बॉटम हो गया, ये कुकर का हैंडल हो गया। ठीक है, यूजुअली हम क्या करेंगे, स्टोव पे रखेंगे इसको। ठीक है, और इसको गर्म कर रहे हैं, अंदर में पानी है, ऑफ कोर्स थोड़ा पानी डाल के हम इसको गर्म करते हैं। तो कुकर जो वेसल है हमारा, प्रेशर कुकर, इसका जो ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है, जो वॉल है, ये पूरा एक कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर की तरह बिहेव करता है ना। ठीक है, अंदर जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, जैसे जैसे उसको यहाँ से हीट मिलेगा, कुछ हिस्सा वेपराइज होने लग जाएगा गर्मी की वजह से। ठीक है, वेपर्स यहाँ पे रिलीज होंगे, हीट के वजह से पानी जो है हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, आपको पता है, और पानी बदल जाएगा स्टीम में। ठीक है, अगर ये सेफ्टी वाल्व, क्या होता है, सेफ्टी वाल्व को ये पॉप आउट करता है जब इसका प्रेशर इसको पॉप आउट करने के लायक हो जाता है। अब आप इमेजिन करो, यहाँ पे सेफ्टी वाल्व नहीं है, वो होल है पर सेफ्टी वाल्व नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ से एक पाइप जोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग इनफ ऑफ कोर्स। एक यहाँ से हमने पाइप ले लिया, ठीक है, ताकि स्टीम इसके थ्रू ट्रेवल करे। ओके, और यहाँ पे हमने बहुत सारे ब्लेड्स का एक पंखे जैसा स्ट्रक्चर बना के रख दिया जो घूम सकता है। ठीक है, ये उसके ब्लेड्स हो गए, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, इमेजिन करो आप। ठीक है, और यहाँ से हमने स्टीम का आउटलेट बना दिया, इस तरह से ऐसे बना देता है, क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, यहाँ ये जो पाइप थी ये स्टीम को लेकर के यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से जैसी स्टीम निकलेगा वो इस ब्लेड को हिट करेगा और ब्लेड जो है उधर मूव होगी। धीरे धीरे हर ब्लेड आता जाएगा और ये व्हील मूव होती रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट कर देता है। इट विल बी इजियर टू विजुअलाइज दिस वे।
तो ये व्हील ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। इसका जो ये मिडिल का पोर्शन है इसको फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, आपने एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई की, आपने एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई की, ठीक है। हीट मैंने प्रोवाइड किया, हीट ने स्टीम में चेंज किया, ठीक है, वाटर को। वाटर का क्या बढ़ा होगा इन द मीन टाइम, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा और ये जा करके इस ब्लेड्स को हिट करने लगा, तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। ब्लेड घूम रहा है, हर ब्लेड घूम रहा है तो इसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। हर ब्लेड को घुमाने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए होगा, ठीक है। कोई चीज़ रोटेट होता है तो उसमें भी एनर्जी होती है। जैसे कोई चीज़ जब चल रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था ½ mv²। तो कोई चीज़ जब रोटेट होती है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ½ I⍵²। बिल्कुल सिमिलर मैनर में तो ब्लेड्स रोटेट हो रहे हैं, मतलब ये हीट एनर्जी इन ब्लेड्स के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हुआ क्या, आप देखो हीट का रिलेशन टेम्परेचर से होता है, ठीक है। अब मान लो ये मेरा एंड, हमारा वो है पर्पज है इस ब्लेड को घुमाना। अब कितने जोर से घुमाना है, कितने आरपीएम पे घुमाना है, ये सब इस चीज पे निर्भर करेगा कि ये स्टीम किस रेट से यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। वाटर कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे वाटर है या कोई और फ्लूइड है, ऑयल है क्या, ठीक है। यहाँ पे कोई और फ्लूइड है क्या, हीलियम गैस है क्या, आर्गन गैस है क्या, नाइट्रोजन गैस यूज कर रहे हैं क्या हम वहाँ पे, ठीक है। कितना टेम्परेचर तक हम इसको हीट कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है, ऑयल का टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है, हीलियम की एनर्जी कहाँ तक जा रही है। हमने अंदर जो लिक्विड लिया है वो ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो क्या होगा, वो ऑलरेडी 80 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो क्या होगा। आप समझ रहे हो, ये सारा साइंस जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। थर्मोडायनेमिक्स को इस वाले पोर्शन से मतलब होता है, ये वाले से, जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी को डील कर रहा है, ठीक है। ये स्टीम वाटर ने सारा हीट एब्जॉर्ब किया और वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है इसका नाम प्रेशर कुकर है। तो आपने ये देखा कि हीट करने के बाद सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है बल्कि और क्या बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हमारे इंटरेस्ट की होती है थर्मोडायनेमिक्स में, टेम्परेचर का स्टडी करना, प्रेशर का स्टडी करना, टेम्परेचर प्रेशर के बेसिस पे कितनी एनर्जी वो यहाँ से लेके जा रहा है वो स्टडी करना, वो एनर्जी क्या पूरे के पूरे तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है वो स्टडी करना, ठीक है। ये हीट किस किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, हीट कहाँ से जनरेट हो रहा है, इसको मेजर कैसे करेंगे हम, क्या इसका भी कोई यूनिट है हीट मेजर करने का। हीट क्या है, एनर्जी है जो ये एब्जॉर्ब करने वाला है। हम जितना हीट दे रहे हैं, मान लीजिए हम इसको 100 जूल हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या 100 जूल का 100 जूल पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है या उससे कम कर रहा है। अब मेजर कैसे करेंगे, क्या इसके लिए कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी है थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हीट को मेजर करने के लिए, ये चीज़ हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखिए वाटर था स्टेशनरी, वाटर जो है प्रेशर कुकर में वो स्टेशनरी है, ओके, बट स्टीम जो प्रेशर कुकर में है उसको थोड़ी देर के लिए अगर कोई स्टेशनरी मान भी ले तो जो पाइप्स में है वो तो मूविंग है, ठीक है। तो एक स्टीम किसकी तरह बिहेव करेगा, स्टीम गैस की तरह बिहेव करेगा। 3 स्टेट हमने पढ़ा है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड्स एंड गैसेस को कलेक्टिवली फ्लूइड्स कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली हम इसी की स्टडी करेंगे, ठीक है। शुरुआत सॉलिड से होगी ऑफ कोर्स, बट फिर हम धीरे धीरे लिक्विड्स और गैसेस पे आ जाएंगे। तो जो स्टीम प्रेशर कुकर में था वो स्टेशनरी है, लेकिन जो पाइप में ट्रैवल कर रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है व्हील को रोटेट करने के लिए, वो तो मूविंग है। तो क्या स्टेशनरी फ्लूइड जो है उसकी एनर्जी और जो मूविंग फ्लूइड है उसकी एनर्जी, क्या इन दोनों की एनर्जी में कोई डिफरेंस होगा, कैसे हम मेजर करेंगे इन दोनों की एनर्जी,
कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को हम नया डिफाइन करेंगे इनकी एनर्जीज को समझने के लिए। ठीक है। दूसरा सवाल क्या होता है कि हमने प्रेशर कुकर से व्हील को रोटेट किया, रोटेशन ऑफ व्हील, तो हुआ क्या, हमने हीट यूज करके, हीट एनर्जी यूज करके काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर लिया। ठीक है। क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है किसी भी कंडीशन में? क्या हम एक व्हील को रोटेट करके पानी को हीट भी कर सकते हैं? ठीक है, समझ रहे हो आप? मान लीजिए पानी को मैंने 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था और व्हील रोटेट होने लगा था। ठीक है, तो क्या व्हील को भी उतना ही रोटेट करके वाटर को इतना हीट करना पॉसिबल है? सेम 80 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करना और फिर स्टीम प्रोड्यूस करना, दोनों प्रोसेस, सिर्फ हीट नहीं करना है बल्कि स्टीम भी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर सिर्फ बॉयल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो लेटेंट हीट लेकर स्टीम में बनेगा। तो उतनी एनर्जी क्या हम व्हील को रोटेट करके वापस वाटर को दे सकते हैं? ये सवाल, ये सारे सवालों का आंसर थर्मोडायनेमिक्स देता है। ठीक है, हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम, आपको पता है लिक्विड्स और जो गैसेस हैं ये काफ़ी, ये इनको फ्लूइड बोलते हैं कलेक्टिवली, तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। जो स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, गैसेस का सबसे ज़्यादा होता है यूजुअली, आपको पता होगा। तो इस स्पेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो 50 लीटर आर्गन गैस है मेरे पास गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब इस 50 लीटर गैस को मैं इतने छोटे डब्बे में भरना चाहता हूँ और इस 50 लीटर को इतने बड़े डब्बे में भरना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है इसके वॉल्स पे क्या असर पड़ेगा अगर हम इस 50 के 50 लीटर को इतने छोटे से कंटेनर में सैंडविच कर दें? ये जो कंटेनर्स फेस करेंगे जो एजिटेशन, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, वो चीज़ प्रेशर से डिफाइन होती है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को आप कम स्पेस में भर दोगे तो ऑब्वियसली उस स्पेस के जो वॉल्स है वो ज़्यादा प्रेशर झेलेंगे, और यही 50 लीटर को अगर इतना स्पेस दे दिया जाए, ठीक है, तो इस कंटेनर के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही ना होता है प्रेशर। ये प्रेशर कैसा होगा? क्या ये सिस्टम ज़्यादा ईज में नहीं रहेगा और ये सिस्टम ज़्यादा एजिटेटेड नहीं रहेगा? आप सोचो। तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, इन सब का आंसर आपको पता है। अब हमको क्या करना है, इन चीज़ों का आंसर साइंटिफिकली देने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस जानने होते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जाननी होती हैं, कौन सा सब्सटेंस कैसे बिहेव करता है, उनके लिए क्या क्या इक्वेशंस यूज होते हैं। ठीक है, इसके आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, पिस्टन सिलेंडर का। ठीक है, जैसे जो हम लोग होली में पिचकारी यूज करते हैं, बिल्कुल वही है पिस्टन सिलेंडर। ठीक है, तो पिचकारी जो होती है हमारी, उसमें उसका जो ये वाला पार्ट होता है जो यहाँ से पानी लेता है, ये वाला पार्ट हो गया सिलेंडर। ठीक है, और ये हैंडल वाला पार्ट जो ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे कवर लगा रहता है ताकि उसको बाहर ना आने दे, और यहाँ पे हैंडल होता है इसका। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट हो गया सिलेंडर, और इस वाले पार्ट को कहा जाता है पिस्टन। क्यों इसका एग्जाम्पल लिया जाता है? देखिए, क्योंकि अगर अंदर में कोई चीज़ जो भरी हुई है, मे बी लिक्विड है या गैस है, गैस मान लेते हैं, ठीक है, गैस से समझना आसान है। अंदर में मैंने मान लीजिए नाइट्रोजन गैस भर दिया। नाइट्रोजन गैस हार्मलेस होता है, इसीलिए
नाइट्रोजन गैस से एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो नाइट्रोजन गैस अगर आपने भर दिया तो ये गैस जो है, ये जो हमारा पिस्टन है उसको पुश करेगा। गैस तो फैलना चाहता है ना, गैस कभी अपने कंटेनर में कैद रहना चाहेगा? गैस चाहेगा उसको फ्री कर दिया जाए, एटमॉस्फेयर में फेंक दिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप डिओड्रेंट देख सकते हो, जैसे ही उसका नॉब प्रेस किया जाता है वो बाहर आने लगता है। एलपीजी सिलेंडर्स देख सकते हो, उसके अंदर भी गैस भरा हुआ रहता है हाई प्रेशर पे, तो तुरंत बाहर आ जाना चाहता है। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन गैस ट्रैप्ड है, ठीक है, तो जैसे ही इसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर से, तो ये बाहर आना चाहेगा, तो पिस्टन को उस तरफ पुश करेगा। ठीक है, अब आपको पता है ना, ये पिस्टन को खींचने में हमको थोड़ा थोड़ा ताकत भी लगता था। वो क्यों लगता है? क्योंकि जब हम इसको खींच रहे होते हैं तो यहाँ वॉल्स पे फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, एक अच्छी नई पिचकारी में फ्रिक्शन हल्का सा लगेगा, तो वही रगड़ाते हुए जो ऊपर आता है पिस्टन, जब हम हैंडल को खींचते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मेहनत लगता है इसको खींचना। ठीक है, तो अगर ये गैस का प्रेशर इस पूरे पिस्टन पे, पिस्टन तो सर्कुलर शेप का होगा, क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर ही होगा ना। क्रॉस सेक्शन कैसा होता है पिचकारी का? सर्कुलर। तो हर पॉइंट पे नाइट्रोजन इधर से पुश कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन का अपना कुछ प्रेशर होगा और ये जो पिस्टन है उसका अपना कोई एरिया होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो इतना फोर्स इस पिस्टन पे ये गैस लगा रहा होगा। ठीक है, अगर इस पिस्टन को इधर से उतना ही फोर्स से होल्ड नहीं किया गया तो ये पिस्टन को बाहर फेंक देगा। बहुत कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से भी बहुत कुछ डिफाइंड होता है। ठीक है, जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो है हीट का ट्रांसफर होना। ठीक है, हीट किस किस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हीट हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, इट्स ए नेचुरल लॉ। ठीक है, इसको वायलेट अगर आपको करना है, अगर आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट देना चाहते हैं तो वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा इस तरह का जो ये काम कर सके। अपने आप नेचुरली ये चीज़ नहीं होती है नेचर में। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये कितने तरीके से हो सकता है? क्या इसके लिए 1 और 2 को कांटेक्ट में आना ज़रूरी है? पहला सवाल। ठीक है, कांटेक्ट में होना ज़रूरी है क्या? दूसरा चीज़, 1 और 2 को अगर दूर भी रखा जाए तो मतलब कांटेक्टलेस हो गया। कांटेक्टलेस ट्रांसफर भी हो सकता है क्या हीट का? दूसरा सवाल ये हो गया। ठीक है, तीसरी चीज़, मान लीजिए अर्थ पे तो कुछ एयर है, धूल है, बीच में कुछ ना कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर इसको वैक्यूम में रख दिया जाए तो, मतलब स्पेस में रख दिया जाए, स्पेस में बीच में कुछ है नहीं, खाली है पूरा सब कुछ, तब भी क्या ट्रांसफर होगा हीट का? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 2 है 50 डिग्री सेल्सियस पे। 1 से 2 के तरफ एक फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, पानी फ्लो करा दिए या ऑयल फ्लो करा दिए, तो क्या होगा? यहाँ से जो ऑयल है वो 100 डिग्री सेल्सियस वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे हीटेड अप हो जाएगा, इधर जाएगा और हीट किसको ट्रांसफर करेगा? सेकेंड बॉडी को। इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो किस किस तरह से हीट ट्रांसफर हो सकता है, इस सवाल का आंसर भी इसी चैप्टर में मिलता है। ठीक है, नाउ और क्या क्या चीजों से डील होता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में? स्पीड
स्पीड ऑफ चेंज, ठीक है, चेंज या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो लिखिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ चेंज या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या इसका मतलब है समझिए, थर्मोडायनामिक्स में आपको हमेशा, अभी से लेकर के जब आप बड़े हो जाओगे तब, ठीक है, आपको हमेशा एक चीज मिलेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई चीज जो हो रही है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कोई चीज हो रही है उसका मतलब क्या, हीट का ट्रांसफर होना, या हीट को किसी और रूप में यूटिलाइज करना, या किसी सब्सटेंस को हीट देना, एनर्जी देना, ठीक है, वो चीज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और इधर वो है जो एनर्जी लेगा, ठीक है, टेकअप सिस्टम जो एनर्जी ले रहा है, विच विल रिसीव द एनर्जी। मान लीजिए हम सोर्स ऑफ एनर्जी से धीरे धीरे इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, मे बी हीट के फॉर्म में, ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, कम टेम्परेचर पे होगा, अपने आप नेचुरली हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर होगा तो इस सिस्टम में कुछ चेंज आएगा, आएगा ना, ठीक है। मान लीजिए गैस का बना हुआ है, अंदर में गैस भरा हुआ है, ये सिस्टम जो है दिस इज नथिंग बट अ गैस, गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर। तो आप गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर को जब हीट करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, प्रेशर भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। अगर रिजिड कंटेनर है तो थोड़ी देर होल्ड करेगा, अगर इसके वॉल्स जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, रबर के बने हुए हैं या किसी और सब्सटेंस के बने हुए हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपैंड होने लगेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ये सब चीज़ें हमको पहले से पता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, हीट ट्रांसफर होने से टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया। इसका रिवर्स करना है हमको, रिवर्स करना है मतलब अब हम क्या चाह रहे हैं कि टेम्परेचर कम करें, प्रेशर कम करें और वॉल्यूम कम करें। ये सब चीज़ें कम करने से क्या ये पूरा का पूरा हीट इसको ट्रांसफर किया जाता है, वापस किया जा सकता है, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा एनर्जी जो हमने वो रेड लाइन से लिया था, वापस टेकअप सिस्टम में लिया था, क्या वो वापस मैं सोर्स ऑफ एनर्जी को दे सकता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। कब दे सकता हूँ, ये डिपेंड करता है कि ये प्रोसेस किस स्पीड से हुआ है, बहुत तेजी से आपने एनर्जी दी है, बहुत स्लोली आपने एनर्जी दी है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, सिखाया जाता है, देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये पिस्टन है, ठीक है, अंदर में एक गैस भरा हुआ है, अंदर में गैस भरा हुआ है, काफ़ी हाई प्रेशर गैस है, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर गैस है, मतलब अगर इधर से सपोर्ट नहीं देंगे ना पिस्टन को तो ये इसको बाहर फेंक देगा, हाई प्रेशर गैस, ठीक है। ये हमारा पिस्टन है, इसका हैंडल बना देते हैं ऊपर, लीवर, ठीक है। अब हमको पता है कि ये काफ़ी हाई प्रेशर पे है गैस, अगर हम इधर से फोर्स नहीं लगाएंगे, दबा के नहीं रखेंगे, ये ऐसा है लाइक आपके बॉटल में कोई बहुत हाई प्रेशर पे गैस भर दिया तो आपको दबा के रखना पड़ेगा ना ऊपर से, यहाँ से, नहीं तो ये बाहर पॉप आउट हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही केस है, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। तो क्या किया जाता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके वेट को बैलेंस करने के लिए इस पिस्टन के ऊपर सैंड पार्टिकल्स रख देते हैं, कहीं से 2-4 बोरी लाके सैंड डाल दिए, बस उतना ही डाले कि सैंड का जो वेट है वो इसके प्रेशर के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको रोक ले। मान लीजिए इतना सैंड हम रख दिए, ठीक है।
आप ये बताओ, अगर हम एक सैंड पार्टिकल और रख देंगे तो पिस्टन का मोशन किधर होगा, ऊपर या नीचे? नीचे। और अगर हम एक सैंड पार्टिकल यहाँ से हटा दें तो पिस्टन का मोशन किधर होगा, ऊपर। बैलेंस आउट हो जाएगा, एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या सोचने लायक बात है कि एक एक सैंड पार्टिकल अगर हटाया जाए, ठीक है, एक सैंड पार्टिकल कितना माइन्यूट चेंज को रिप्रेजेंट करता है, आप इमेजिन कर रहे हो? कितना स्लो, कितना छोटा। इट्स अ स्लो एज वेल एज अ स्मॉल चेंज। बहुत छोटा, जो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल बोलते हैं ना फिजिक्स में, बिल्कुल वैसा छोटा इमेजिन करो आप। तो जब इतना छोटा छोटा चेंज आप करते हैं तो ये मोशन नीचे और ऊपर बराबर कर सकते हैं। इसी को रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है, कि कोई चेंज रिवर्सिबल है। ठीक है, मतलब पिस्टन का नीचे जाना, नीचे जाने का मतलब क्या, गैस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और पिस्टन का ऊपर आना मतलब गैस को एक्सपैंड होने का टाइम दे रहा है। तो ये जो कंप्रेशन है और एक्सपेंशन है, अगर आप इतना स्लो करेंगे जितना स्लो इस एक्सपेरिमेंट में बताया जा रहा है, तो वो जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब तो आपको पता ही है, कोई चीज जो रेस्ट में हो। ठीक है, क्वासी वर्ड लगा के क्यों बोला गया? क्वासी स्टैटिक कहने का मतलब इतना माइन्यूट चेंज हो रहा है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ नो चेंज। ओके, ये क्वासी स्टैटिक वर्ड आपको याद रखना है। क्वासी स्टैटिक का मतलब एक प्रोसेस इतना स्लो है, इतना स्लो है कि उसका दोनों डायरेक्शन में जाना पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर पिस्टन का नीचे आना और ऊपर आना दोनों पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ऐसा फिजिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब ये चेंज बहुत स्लो होता है ना, तभी ये पॉसिबल होता है करना। अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे, मान लीजिए ये पूरा का पूरा सैंड ही हम इधर से हटा दें, आप समझ रहे हो, पूरा का पूरा हमने इस तरफ से सैंड ही हटा दिया, तो ये छोटा मोटा चेंज हुआ, ये स्मॉल चेंज हुआ, बहुत ये बल्कि चेंज हो गया, बहुत बड़ा चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर आप इतना सारा सैंड हटा देंगे तो ये उसको अचानक से ऊपर फेंक देगा। ठीक है, फिर आप वापस जब उतना सैंड डालेंगे भी अचानक से, तो वो आएगा आएगा आएगा, इसको और ज्यादा कंप्रेस कर देगा, मे बी यहाँ पे आ जाए। मतलब सिस्टम कभी अपने वापस उस स्टेट में वापस नहीं जा पाएगा, थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तेजी से पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो हीट के रूप में एनर्जी भी तो लॉस होगी। समझ रहे हो? आपने पूरा सैंड हटा दिया, फटाक से ये गैस उसको ऊपर फेंक देगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, सारे वॉल्स को रगड़ता जाएगा, रगड़ने से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ये जो एनर्जी लॉस हो गया ये रिकवर कर पाइएगा? फ्रिक्शन जो एनर्जी लॉस करवाता है वो रिकवरेबल होता है कभी? कभी नहीं होता। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको ऐसा एक सेंस डेवलप करना है कि जो प्रोसेसेस क्वासी स्टैटिक हैं, जो प्रोसेसेस क्वासी स्टैटिक होते हैं, बहुत 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 स्लो होते हैं, इनफाइनेटेसिमली स्लो, उन्हीं प्रोसेसेस में पोटेंशियल होता है रिवर्सिबल होने का। ठीक है, और रिवर्सिबल एनर्जी की खास बात क्या, कि ये इतना स्लो होता है, इतना स्मॉल चेंज होता है, इमेजिनेशन है बस। ठीक है, प्रैक्टिकली कोई प्रोसेस इतना स्लो करना पॉसिबल है? आप सोचो, प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल इतना प्रोसेस स्लो करना है ही नहीं। ठीक है, बट जस्ट थियोरेटिकली स्पीकिंग, तो रिवर्सिबल प्रोसेस इतना स्लो किया जाता है और इतना स्मॉल मैनर में किया जाता है, स्मॉल अमाउंट में किया जाता है कि एनर्जी लॉसेस नहीं होते हैं सिस्टम में, एनर्जी लॉसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं। ठीक है, यही अगर आप फास्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इरिवर्सिबल। जो भी चीज आप फास्ट कीजिएगा, इरिवर्सिबल। जो भी प्रोसेस आप फास्ट कीजिएगा उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस विल बी एसोसिएटेड।
ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लॉस आपका होगा, वापस सिस्टम को आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे सिस्टम था ओरिजिनली उसको आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, सिस्टम में कुछ ना कुछ केओस जरूर आएगा। ठीक है, सिस्टम में कुछ ना कुछ केओस जरूर आएगा, वो वापस उस स्टेट में कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, जिस स्टेट में वो था। ओके, क्योंकि आपने इरिवर्सिबल करके क्या किया, एक रैंडमनेस ला दिया सिस्टम में। ठीक है, अचानक से भगदड़ मच गई, ऐसा समझ लो, एक मेले में रैंडमनेस आ गया, तो रैंडमनेस विल लीड टू केओस, और जब आपका सिस्टम केओस में जाएगा तो वो वापस उसी ऑर्डर्ड वे में नहीं रह पाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, वो ऑर्डर्ड वे में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में यही डिफरेंस है, स्पीड का, चेंज के अमाउंट का, बहुत स्लो होना है कि बहुत फास्ट होना है। ठीक है, अगर फास्ट कोई प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल मतलब सिस्टम को जहाँ पे हमने रखा था, जैसे ये पिस्टन था, इसी पॉइंट पे वापस लाना, और इस गैस में जो अंदर में जो इसकी क्षमता थी, जो एनर्जी थी, बिल्कुल वैसा का वैसा कर देना थोड़ा सा कठिन रहेगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट है। जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इनमें से हर एक ऑब्जेक्ट का। जितने टर्म्स मैंने बताए हैं ये सबका मोटा मोटी मतलब बताया गया है लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, वो दीज आर नॉट हार्डली बिल्ट। ओके, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस हैं, जो टेक्निकल डेफिनेशंस हैं इन टर्म्स की, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनका मीनिंग समझाने का कोशिश किया गया है आपको। ठीक है, एक लास्ट चीज़ है जिससे एनर्जी का पता चलता है। सिंस थर्मोडायनामिक्स में थर्मो आप समझ रहे हो, थर्मल, इट्स रिलेटेड विद हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट, किसी सिस्टम में कितना हीट है आपको पता है ना, हीट क्या कर सकता है। हीट स्टीम को इतनी एनर्जी दे सकता है कि वो एक व्हील को घुमा दे। तो हीट बहुत काम की एनर्जी है हमारे लिए, प्रैक्टिकली भी। ठीक है, पावर प्लांट्स चलते हैं, इंजन चलता है इसके बेसिस पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हीट किसी सिस्टम में कितना है उसको जानने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को समझने के लिए भी काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स होते हैं, अलग अलग मीनिंग्स होता है। बट टू स्टार्ट वेरी सिंपली, टेम्परेचर को आप ऐसा जानो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कॉमन लाइफ में तो हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। ठीक है, यूएसए में डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ होता है, यूरोप वगैरह में। बट थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में मेजर करते हैं। इसका रीज़न है क्यों केल्विन स्केल में किया जाता है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट का केल्विन के साथ अपना अपना रिलेशन है, बट हीट का जो हीट कंटेंट है, जो अंदर में एनर्जी है किसी सब्सटेंस के, ठीक है, उसका सीधा रिलेशन केल्विन स्केल से। इन दोनों के साथ सीधा रिलेशन नहीं है, कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो केल्विन स्केल वो वाला स्केल है जिसके साथ सब्सटेंस की एनर्जी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब से केल्विन स्केल यूज करेंगे। ठीक है, केल्विन स्केल पे सबसे लोअर टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, डिग्री नहीं लगाया जाता इसमें, 0 केल्विन इज द लीस्ट टेम्परेचर, और यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। सेल्सियस में आपने पढ़ा होगा कि -5 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, -8 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, लेकिन इसमें हम लोग माइनस वाला टेम्परेचर इधर जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, यहाँ 0 से ऊपर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, 0 केल्विन किसी भी सब्सटेंस का डेड स्टेट माना जाता है, मतलब इस स्टेट में उस सब्सटेंस के पास कोई एनर्जी नहीं है। इसके ऊपर ही सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं और उन सब की अपनी अपनी एनर्जी होती है। जो इस लैडर में ऊपर होगा उसकी एनर्जी भी ऊपर होगी, उसका हीट कंटेंट भी ज़्यादा होगा। और हीट कंटेंट है क्या एक्चुअली, जैसे मान लीजिए आर्गन गैस है,
ठीक है, तो आर्गन के एटम्स हैं बहुत सारे, सबके बीच में अपना अपना इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब हर दो एटम के बीच में एक डिस्टेंस है ना, फिक्स। ठीक है, अभी मान लीजिए ये 300 केल्विन पे है आर्गन गैस। अब 300 केल्विन से इसका टेम्परेचर बढ़ा के 500 केल्विन कर दिया जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा, ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा किसी चीज़ को, आपने हीट ही दिया है ना, टेम्परेचर कैसे बढ़ाया, हीट एनर्जी देके। और आप एनर्जी देंगे तो ये दोनों एटम पास पास रहना चाहेगा। आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हीट देने पे, फिर लिक्विड से गैस में, तो कैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। जब आप एनर्जी दीजिएगा तो ये दोनों इतना पास नहीं रहना चाहेगा, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जितने साइज के कंटेनर में आपने गैस को रखा था, क्या ये स्पेस सफिशिएंट रहेगा अब इंक्रीज टेम्परेचर पे? नहीं रहेगा, ये भागना चाहेगा कंटेनर को तोड़ के, वॉल्स को हिट करेगा ये। ठीक है, वॉल्स को जो हिट करेगा, तो आप बताओ इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा ज़ोर से हिट करेंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स? ऑब्वियसली जो 500 केल्विन पे गैस रखी हुई है, तो इस कंटेनर में प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जो ये कंटेनर के वॉल्स को हिट करते हैं ना मॉलिक्यूल्स, इसी से प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर इज नथिंग बट दिस, आप ये हटा दोगे हवा मुड़ जाएगा, कोई प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा। तो जब तक रिजिड क्लोज्ड कंटेनर में है गैस, तभी तक उसका प्रेशर है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में आ गया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर में एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, और ये जो हीट एनर्जी है जिससे हम थर्मोडायनामिक्स में डील करते हैं, उस एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन केल्विन स्केल से। ठीक है, तो हमारे लिए थर्मोडायनामिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट केल्विन स्केल होगा। ठीक है, और कोई टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता होगा आपको। इसमें 273 ऐड कर दिया जाता है। 273 यूनिट्स का डिफरेंस होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में। ठीक है, तो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन स्केल में वो कितना होगा, 0 + 273 केल्विन। -270 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, ये 3 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करके केल्विन में टेम्परेचर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अगले में हम डेफिनेशंस, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, फिर उसके आगे करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी बिग टॉपिक but very easy to understand, very easy if you know the definitions right, if you follow a certain rules. This chapter is a piece of cake. Okay.